वेलकम टू नीट फाइट जिंकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे कॉमेडी स्पोर्ट में शॉन स्टिकलैंड की, स्टीफे मियोचिच की, एलेक्स पेरेरा की, डेरेक चिजोरा की, ब्रेंडन रायोवॉल की, ईएसपीएन की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। और नॉलेज बेस वाले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे लोग पॉइंट को मिस कर जाते हैं। और वो चूतिए रणवीर अलावदिया के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। और शायद मैं उसके बारे में जो बात करूँ आप में से ज़्यादा लोगों को अच्छी ना लगे, पर व्हाट कैन आई से, आई एम जस्ट लाइक दैट। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना है तो करें, नुकसान में नहीं रहेंगे, पर अगर नहीं करना है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। आज़ाद देश, आप जो मन करे करें। देखिए, शॉन स्टिकलैंड के बारे में मेरे क्या विचार थे मैं तो पहले आपको बता चुका था, बट ये जो आगे का जो मैं बात करने वाला हूँ इसको आप समझिए कि मैं एक अनबायस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉन स्टिकलैंड के बारे में जो उसके कोचेस ने कहा, जो दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा, वो बिल्कुल सही है। शॉन स्टिकलैंड ऐसा नहीं था कि इतना भी इंफीरियर फाइटर था डीडीपी से कि वो ऐसी तरह हारता, बट शॉन स्टिकलैंड ने जीतने का कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया उस फाइट में। शायद वो उस फाइट के लिए मोटिवेटेड ही नहीं था। आपको ना मुंह चला के फाइट करने में क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? अगर आप फाइट अच्छे नहीं करते ना तो वो लेने के देने पड़ जाते हैं। जब आप बार बार बोलते हैं ना कि आई विल ब्लीड फॉर यू, आई एम रेडी टू डाई फॉर यू, आई एम रेडी टू किल समबडी, आई वांट बी फर्स्ट पर्सन टू किल समबडी, और दोस्त फिर ऐसी फाइट करते हो ना तो बेइज्जती तुम्हारी होना पक्का है। देखिए, शॉन स्टिकलैंड को डैमेज तो ज़्यादा किया ही डीडीपी ने, बट एक्चुअली वॉल्यूम भी डीडीपी के पास ज़्यादा था। क्या हम उम्मीद कर सकते थे कि वॉल्यूम डीडीपी के पास ज़्यादा रहेगा? मैं तो नहीं कर सकता था। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शॉन स्टिकलैंड घटिया फाइटर है? नहीं, मेरे हिसाब से शॉन स्टिकलैंड अभी भी बहुत शानदार फाइटर है, बट आई डू नॉट सी शॉन स्टिकलैंड एज अ चैम्पियन एनी मोर। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, वो जो नॉलेज बेस वाला जो सेगमेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में हो, बट इस वीडियो में तो है। और जिसको नहीं देखना है मैं आपको बता दूंगा कि कब कॉमेडी स्पोर्ट की खबरें ख़त्म हो गई हैं तो आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना? आपका और मेरा रिश्ता ट्रांसपेरेंट है, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। अगली खबर स्टीफे मियोचिच की है। स्टीफे मियोचिच ने टॉम एस्पिनॉल को कुछ एडवाइस दिया और वो कुछ इस तरह से। स्टीफे मियोचिच ने टॉम एस्पिनॉल से कहा है कि जब वो जॉन जोन्स से फाइट करे तो काम रहे, क्योंकि उसका साइज जॉन से बड़ा है, उसके पास पावर भी जॉन से ज़्यादा है, इसीलिए एडवांटेज अभी भी उसके पास ज़्यादा है। बट जॉन जोन्स आपकी छोटी से छोटी गलती को एक्सप्लॉइट करने में बहुत आगे है, बहुत बड़ा महारथी है। इसीलिए आपको टेंस सिचुएशन में भी काम रहना है। वो तो यहाँ तक कहता है कि अगर एक आध राउंड हार भी जाए तो कोई टेंशन नहीं लेने का है, आगे बढ़ने का, वैसी गलती नहीं करने का जैसी कि मैंने की थी। सो आई एग्री विद स्टीफे। आई रियली वांट सी दिस फाइट, बट ये क्या फाइट होगी या नहीं होगी दोस्त, मेरे को तो शक है कि ये फाइट कभी होने वाली है, क्योंकि जॉन जोन्स को ना इस फाइट की ज़रूरत है नहीं। इसलिए जॉन जोन्स को कुछ बड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा तभी वो ये फाइट करेगा। और जॉन जोन्स से इस यूएफसी जो है ना, वो अपने रिश्ते काफ़ी अच्छे रखना चाहती है, इसीलिए वो जॉन जोन्स के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। पर अगर गलती से भी एक भी बार और टॉम एस्पिनॉल को अपना वो जो मेक बिलीव टाइटल है उसके पास, उसको डिफेंस करना पड़ा हो, दैट्स नॉट फेयर। मेरे हिसाब से जॉन जोन्स को ज़बरदस्ती नहीं है कि वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट करे, बट कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि अभी ही टॉम एस्पिनॉल को अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बना दिया जाए और जॉन जोन्स से टाइटल स्ट्रिप कर लिया जाए, क्योंकि वो लड़का यार कब तक डिफेंड करेगा इंटरिम टाइटल को। अगली खबर एलेक्स पेरेरा और इजराइल अदेसानिया को लेकर है। एलेक्स पेरेरा ने कहा है कि वो चाहता है कि वो इजराइल अदेसानिया के साथ ट्रेन करे। यार दोनों लेजेंड हैं। मेरे को याद है आज से 1 साल पहले मैं किसी से बहस कर रहा था ट्विटर में। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अगली इजराइल अदेसानिया इतनी बार नहीं हारा था जितनी बार अभी हार गया है, तब भी मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि इजराइल अदेसानिया 2-3 फाइट और भी जीत जाएगा ना तो भी वो एलेक्स पेरेरा के अचीवमेंट के आसपास नहीं पहुँचेगा। आपको पता है, ज़िंदगी में एक स्पोर्ट की चैंपियनशिप फाइट करना भी बहुत बहुत बड़ी बात है, फिर उस स्पोर्ट्स का चैंपियन बन जाना उससे भी बड़ी बात है। एलेक्स पेरेरा एक स्पोर्ट का नहीं, 2 अलग अलग स्पोर्ट्स का चैंपियन है, और वो भी एक डिवीजन में नहीं, 2 अलग अलग डिवीजन में चैंपियन है, किक बॉक्सिंग में भी और एमएमए में भी। तो इजराइल अदेसानिया तो कभी उसके बराबर पहुंच भी नहीं सकता। बट क्या इजराइल अदेसानिया के अपने आप के अचीवमेंट कम है? बिल्कुल नहीं यार, मेरे हिसाब से आज भी इजराइल अदेसानिया 2nd नंबर का तो है मिडिल वेट चैंपियन। वैसे कई लोग बोलने लगे थे कि नंबर 1 है, नहीं तो उस नंबर 1 एंडरसन सिल्वा है। बट इजराइल अदेसानिया मुझे कीप काम और कलेक्टेड लगता है अब, जो कि वो पहले नहीं लगता था।
मेरे हिसाब से इजराइल अदेसानिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि उसको अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए फोकट की क्रिंज बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई फाइंड दिस वर्जन ऑफ इजराइल अदेसानिया वेरी गुड। तो भाई लेजेंड है, उनका जो मन करे वो करें। ठीक, अगली खबर जो है वो डेलवॉय चुजोरा, बोले तो डायरेक्ट चुजोरा को लेकर है। यार मैं जब से बॉक्सिंग देख रहा हूँ ना, मैं तब से डायरेक्ट चुजोरा को फाइट करते हुए देख रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा और हंसी भी आएगी मेरी इस छूतियापे वाली हरकत पे कि मैंने एक दो नहीं तीनों फाइट देखी है टाइसन फ्यूरी और डायरेक्ट चुजोरा की, जबकि वो तीनों फाइट ही नहीं देखना चाहिए था, टाइम वेस्ट है। पर डायरेक्ट चुजोरा ने यार ऑटो वॉलिन को हरा दिया। ऑटो वॉलिन वो आदमी जो सिर्फ चैंपियनशिप फाइट से एक फाइट दूर था और इससे पहले जो जॉइस को हराया है। और मेरे ख्याल से हैवीवेट डिवीज़न में ऑनेस्टली सबसे टफ फाइट अगर टाइसन फ्यूरी के बाद किसी और ने दिया है यूसिक को, तो उसका नाम है डायरेक्ट चुजोरा। डायरेक्ट चुजोरा की 49 फाइट हो गई हैं और 50वीं फाइट का वो वेट कर रहा है। आई वॉन्ट हिम टू फाइट फ्रांसिस नगानू। हार जीत दैट्स ओके। तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। पहली खबर ब्रैंडन रोवाल को लेकर है। आपको पता है कि ब्रैंडन रोवाल की जो फाइट 1 मार्च को होने वाली थी, उससे अपना नाम वापस ले लिया ब्रैंडन ने, एंड आई एम ओके विथ इट। ब्रैंडन का कहना है कि उसको कुछ हफ्ते पहले कंकशन हुआ ट्रेनिंग के दौरान, उसके वजह से उसने सेफ साइड में रहते हुए ये फाइट से नाम वापस ले लिया। उसने ये भी कहा कि पहले मैं कई बार इंजर्ड फाइट की है, बट ये जो टाइटल शॉट का मौका है ये मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं 100% के साथ फाइट करना चाहता हूँ। एंड ब्रावो, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। इसलिए मैंने ना, एक और खबर है, उस्मान ने कहा कि मैं बीमार था, मैं सिर्फ 50% था लास्ट फाइट में, तो मैंने इस बात को खबर नहीं बनाया क्योंकि हर फाइटर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीमार होता है, थोड़ा बहुत इंजरी होती है। आप शॉन स्टिकलिन के बारे में देख लीजिए। शॉन स्टिकलिन की मैं जितनी भी बेइज्जती करूं, बट कम से कम एक बात के लिए तो उसको मानूंगा ना, वो उसने अपने स्टाफ इन्फेक्शन का अभी तक बहाना नहीं बनाया है। दुनिया में कोई फाइटर कभी भी फुल्ली नहीं होता, फुल्ली मतलब 100% नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई बीमारी होती होती है। और हाँ, अगर आप फाइट के पहले बता दोगे ना कि आपको ये बीमारी है या फिर ये प्रॉब्लम है, तो मैं फाइट के बाद आपका वो एक्सक्यूज़ लेने के लिए तैयार हूँ, आपका वो बहाना मानने के लिए तैयार हूँ। पर अगर आप फाइट के बाद आपको बताएंगे ना, तो भले ही वो 100% सच बात हो, बट मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से जो ब्रेंडन रॉयवॉल ने किया वो बिल्कुल सही चीज़ थी। और कंकशन सीरियस चीज़ है यार। आई होप कि कंकशन ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, एंड आई होप कि ही विल बी फाइटिंग फॉर टाइटल शॉट सून। ठीक, हम कॉम्बैट स्पोर्ट की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, ESPN ने टॉप रैंक, जो कि एक बॉक्सिंग का सबसे बड़ा प्रमोशन आप कह सकते हैं, टॉप रैंक के साथ समझौता आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करने से मना कर दिया। यानी कि एक प्रकार से कहा जाएगा कि शायद ESPN भी बॉक्सिंग के गेम से आउट हो रहा है। और ऐसा ESPN पहला नहीं है। सबसे पहले बॉक्सिंग के गेम से आज से कुछ साल पहले HBO बाहर हुआ, जबकि एक समय HBO माना जाता था कि पेपर व्यू बॉक्सिंग का सबसे बड़ा नाम है, और आज तक भी सबसे बड़ा नाम HBO माना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि शो टाइम बॉक्सिंग के गेम से बाहर हो गया, और अब हम देख रहे हैं कि शायद ESPN भी बॉक्सिंग के गेम से बाहर हो रहा है। तो इनका कारण ये नहीं है कि बॉक्सिंग नीचे जा रही है। मेरे को जो समझ में आ रही है वो ये है कि बॉक्सिंग जो है ना, बॉक्सिंग की जो बड़ी फाइट है ना, या तो सऊदी अरेबिया में हो रही हैं या ब्रिटेन में हो रही हैं। अमेरिका में मोस्टली एक तरफा फाइटें हो रही हैं। जो बड़ी फाइट है अमेरिका में, मोस्टली वो एक तरफा फाइट है, कैनेलो अल्वारेज टाइप की, या माइक टाइसन की फाइट है, जिसको लोग माइक टाइसन के लिए देखना चाहते हैं, कोई कॉन्टेस्ट के लिए नहीं देखना चाहता। तो मेरे हिसाब से इन सब के बाहर जाने की वजह से जो लाइव ऑडियंस है वो अमेरिका में कम हो रही है। इसके साथ ही साथ पेपर व्यू बाइंग ऑडियंस भी कम हो रही है। जब पेपर व्यू बाइंग ऑडियंस कम हो रही है तो ये लोग पेपर व्यू बेचेंगे किसको? इसीलिए इस बार जो सऊदी अरेबिया में फाइट होने वाली है बट क्रॉफर्ड और कनेलो अल्वारेज की, वो फाइट जो है वो अमेरिका के प्राइम टाइम के हिसाब से होगी। यानी कि हाँ, हमको सुबह 7 बजे उठाना पड़ेगा। जबकि अभी तक जो अब सऊदी अरेबिया वाली फाइट देख रहे थे वो आज आराम से 10, 11, 12 बजे तक देख लेते थे। तो ये जो दौर है ना, ये चलता रहता है। जिस दिन सॉवरेन वेल्थ फंड के पास पैसे कम होंगे ना, वापिस से सारी फाइटें अमेरिका में आ जाएंगी और आप देखेंगे कि ESPN, शो टाइम, HBO सब वापिस आ जाएंगे। और अगर पैसे ख़त्म नहीं होंगे तो भाई अमेरिका को टाटा गुड बाय कह देंगे ये लोग। एनीवेज, तो ये कॉम्बैट जोन की खबरें यहाँ से ख़त्म होती हैं और हम नॉलेज बेस वाले सेगमेंट में जाते हैं। तो अभी तक जिसने वीडियो देखा, थैंक यू। और आप जो वीडियो देखना कंटिन्यू कर रहा है उसको डबल थैंक यू। इसमें 2 सेगमेंट है। पहली बार हो ना, पहले मैं आपसे समझाना चाहूँगा आपको कि आप जो है ना, कोशिश कीजिए कि सामने वाला जो आपको कह रहा है ना, उसका पॉइंट मिस मत कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप समझिए, मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ उसको आप हिंदी बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, अपभ्रंश, हिंद, उर्दू भी बोल सकते हैं।
वैसे तो मेरा मानना है हिंदुस्तानी परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, बट फिर भी आप जो भी चाहे ना वो बोल सकते हैं। भाषा का उपयोग क्या है? भाषा का उपयोग है कि मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। हम अगर एक दोनों एक भाषा में बात करते हैं तो, या फिर आपको थोड़ी बहुत भी भाषा आती है तो वही बात समझ में आनी चाहिए, ताकि मैं सरल शब्दों में बोलूँ। भाषा का यही उपयोग है। मुझे इंजीनियरिंग के पहले ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई गई कि ये जो भाषा का उपयोग बताया ना मैं आपको, पहली बात तो ये समझाएगी, दूसरी बात ये समझाएगी कि सिमेंटिक गैप क्या होता है। मैंने क्या बोला और आपने क्या समझा, इसके बीच में अगर कोई गैप है तो उसको कहते हैं सिमेंटिक गैप। सिमेंटिक गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे गांव में आके बोलेंगे कि कितने जा रहा होता है, जिसका मतलब है कि किधर जा रहे हो तुम। अगर आप इसका मतलब समझते हैं और सामने वाले को जवाब देते हैं कि भाई मैं इधर जा रहा हूँ या उधर जा रहा हूँ, यानी कि सिमेंटिक गैप नहीं है। मैंने जो बोला आपने जो समझा उसके बीच में कोई गैप नहीं है। अब मैं वो अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए किसी भी तरीके के शब्दों का चुनाव कर सकता हूँ। आपको बस वो बात समझ में आनी चाहिए। मैं इतनी सारी बकचोदी क्यों कर रहा हूँ? बहुत सिंपल सी बात है दोस्त। पिछले वीडियो में मैंने अंशुल जुबली के बारे में काफ़ी लंबी बात की, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं इस वीडियो में। मैंने आपको ये समझाने के पॉइंट जो मैं पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग इज दैट कि अंशुल जुबली एक पायनियर है। उसने ये बताया कि भाई इंडिया के लड़के भी यूएफसी में जा सकते हैं। अब बाकी लोगों का काम है कि वो अंशुल जुबली के कंधे में पैर रख के और ऊपर जाए। अब टॉप 15 तक जाए, हो सकता है कोई टॉप 10 तक जाएगा, हो सकता है कोई 15 तक जाएगा और एक दिन चैंपियन ही बनेगा। ये पॉइंट था। पर इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको अपने पिताजी की स्ट्रगल के बारे में बताया, अपने बाप की स्ट्रगल के बारे में बताया। मैंने ये समझाया कि मेरे बाप ने इतनी स्ट्रगल की ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सके। मेरा बाप पायोनियर था, वो चाहता है कि मैं ट्रेल ब्लेजर बनूं। अब कुछ चूतिए इस पूरी कहानी से यह मतलब निकाल के लेके आए कि मैं अपने पापा को बाप बोल रहा हूँ, और वो मेरे को बोलने लगे कि तुम अपने बाप को बाप बोल रहे हो। पता है तुमको, तुम लोग इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडाइज हो ना कि तुमको लगता है कि बाप बुरा वर्ड है। मैं अगर मम्मी पापा अंग्रेजी वाला वर्ड बोलता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। माँ बाप हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, माई बाप हो गया तो प्रॉब्लम हो गई। मैं और तुमको इसी से समझा देता हूँ कि तुम गलत कैसे हो। देखो, हम जो बोलचाल की भाषा में ना, ज़्यादातर वर्ड हमारे या तो फारसी से आते हैं या तो संस्कृत से आते हैं, पर बहुत सारे वर्ड जो है प्राकृत से भी आते हैं। जैसे जो पिता वर्ड है वो संस्कृत से आता है। इवन फादर वर्ड जो है वो भी संस्कृत से ही आता है। बट जो बाप वर्ड है ना, वो प्राकृत भाषा का वर्ड होता है, बप्पा, उससे आता है। तुमने सुना होगा गणपति अब्बा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। वहां पे हम गणपति बप्पा को बाप बोल रहे हैं। उसी बप्पा से बाप वर्ड बना है। और इसका स्त्रीलिंग जो होता है उसे कहते हैं माँ। माँ का पुल्लिंग जो होता है वो है बाप। अगर माँ को आप बेइज्जती के शब्द नहीं समझते हैं तो बाप को भी आप बेइज्जती के शब्द नहीं समझ सकते हैं। अभी तक भी समझ में नहीं आया? और अच्छे से समझाऊं? देखो, बाप वर्ड जो होता है उसी का एक और वर्ड हमारे यहाँ बोलते हैं कि बाप, नाना जी या दादाजी हो जाते हैं तो हम उनको बाप जी बोलते हैं। यही वर्ड का थोड़ा सा और हम नॉर्थ में जाएंगे ना तो बापू जी हो जाता है वो। और फिर और भी नॉर्थ में जाएंगे ना तो उसका भी एक टूटा हुआ रूप होता है, बाऊ जी, वो हो जाता है। ये सब के सब बाप से निकले हुए हैं। अभी भी समझ में नहीं आया ना? तो हम अपने राष्ट्रपिता को, फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं। समझे? यानी कि बाप वर्ड बेइज्जती का वर्ड नहीं है। आपको और भी ज़्यादा सिंपल बातों में समझना है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मेरे बाप ने भी देखा। और जब अभी सैटरडे को बात हुई तब ये बात चल रही थी कि एक लड़का इंडिया वाला फाइट करने वाला है। और फिर जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो बोले तो इसी, ये अंशुल जुबली इसी की बात कर रहा था, क्या हुआ है उसको? तो मैंने कहा हार गया वो। हाँ, तो हार जीत तो चलती रहती है। मेरे बाप को ये पॉइंट समझ में आ गया। उसको प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने बाप बोला उसको, और मैं तो सामने से ही बाप बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दिल में इज्जत कम है। वो लड़का जो अपने बाप की स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है ना, आप मान नहीं सकते कि उसके दिल में उसके बाप के लिए इज्जत कम है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने वाला जो भी बोल रहा है ना उसको ध्यान से सुनिए। मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया ना तो आप समझिए कि बिल्कुल गंगा नहा लिया, आप बिल्कुल सही चीज़ समझ में आई है आपको। ये जो इधर उधर की चीज़ें हैं ना, ये चूतियापा है। ठीक है? हाँ, किसी चूतिया को चूतिया बोलने पे और लौंडा बोलने पे भी प्रॉब्लम थी। अब मैं क्या बोलूँ ऐसे चूतिया के बारे में? बेवकूफ़ बेवकूफ़ होता है दोस्त, चूतिया नहीं होता है। चूतिया एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम सभी कभी ना कभी हो सकते हैं। एनीवे, समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। अब आखिरी में हम रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो एक खूबसूरत शहर का नाम है इस हरामखोर के नाम के आगे, पर क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सरकार के द्वारा दिया गया, संविधान के द्वारा दिया गया आपका वो अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, और सिर्फ इसका एक इकलौता एक्सेप्शन, हिंदी में बोले तो अपवाद,
वो ये है कि आप हेट स्पीच नहीं करेंगे, यानी कि किसी के खिलाफ किसी को भड़काएंगे नहीं हिंसा के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। यही एक लौता एक्सेप्शन है, इसके अलावा सब कुछ जायज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करेंगे ना, तो फिर बड़ी चीज़ में भी जब कर्व करेंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं। आज हम इस चूतिए की वजह से इसको पुलिस में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एफआईआर करेंगे, केस करेंगे, तो कल को जब हम किसी मजबूत आदमी के खिलाफ कुछ और बोलेंगे ना, जो कि वाजिब है, जो बिना बेइज्जती के है, जो बिना किसी गलती के है, उसको भी लोग नहीं मानेंगे। कानून का बेसिक सिद्धांत ये होता है कि भले ही 100 के 100 गुनाहगार निकल जाएं, बट कभी भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जोक की। वो जो जोक था, निहायत ही घटिया जोक था। और तो मैं बोलूँगा, रणवीर अलावदिया के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा मानना है कि सुअर का पिल्ला टुच्चा आदमी है। आज से नहीं, मैं कम से कम 1-2 साल से जब से इसको देखना चालू किया हूँ ना, मैंने टोटल मिला के पूरी ज़िंदगी में इसको 15 मिनट देखा होगा, छोटी मोटी क्लिप्स में। इस आदमी को जितना नॉलेज है ना, उतना नॉलेज मेरे को 10वीं क्लास में था। और आज जो इसके साथ हो रहा है ना, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना ये सांपों से दोस्ती करके ऐसा समझ रहा था कि सांप इसको नहीं डसेंगे। तो सांप की सीरत में है डसना, सांप के तासीर में है डसना, तो वो डसेगा आपको। बट एट द एंड ऑफ द डे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे भाई। इस जलील आदमी को अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच काट के सजा देंगे ना, तो कल को फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करते हुए कल को तुम्हारे लिए कोई अधिकार की बात उठा रहा होगा ना, तुम्हारे अधिकार के लिए कोई आवाज़ उठा रहा होगा ना, तो उसको भी ऐसे ही कर्व कर दिया जाएगा। मैं आपको एक वोल्टेयर की बात बताता हूँ। वोल्टेयर ने कहा कि मैं तुमसे अग्री करूँ या ना करूँ, पर तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करते रहूँगा। वैसे कई लोग बोलते हैं ना कौन सी किताबें पढ़ते हैं, दोस्त वोल्टेयर के बारे में पढ़ना। वोल्टेयर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत गजब का आदमी था यार। उसके बारे में आप पढ़ना। ओ वोल्टेयर ने फ्रांस में क्या किया ना, वो तो पढ़ना ही पढ़ना, और रशिया में क्या किया वो भी पढ़ना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। वैसे तो आजकल ये लड़ेंगे जीतेंगे भी चुरा लिया किसी ने। एनीवेज, हम दो ओरिजिनल हैं। ठीक है।